अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। एंड क्वेश्चन 10th को देखने के बाद घबरा मत जाना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। देखो क्वेश्चन कह रहा है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाता है XYZ। कह रहा है वो जो 3 प्रोडक्ट बनाता है ना, उनको 2 मार्केट्स में सेल करता है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो क्या चीज कैसे करता है। देखो ये हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है और ये मार्केट के बारे में बताया हुआ है। 3 तरह के प्रोडक्ट है ना XYZ, तो हमें ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। ये हमारा पहला कॉलम हो गया प्रोडक्ट X का, दूसरा कॉलम हो गया प्रोडक्ट Y का, तीसरा कॉलम हो गया प्रोडक्ट Z का। हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रोडक्ट Z, हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं जो वो मैन्युफैक्चरर है ना, वो मार्केट 1 में जो X प्रोडक्ट है ना वो 10,000 बेचता है, जो Y प्रोडक्ट है वो 2,000 बेचता है, एंड जो Z प्रोडक्ट है ना वो 18,000 बेचता है। ऐसे ही कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर है हमारा, वो मार्केट 2 में X प्रोडक्ट 6,000 बेचता है, Y प्रोडक्ट 20,000 बेचता है एंड Z प्रोडक्ट 8,000 बेचता है। ये हमारा ये टेबल कह रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर दिस एंड दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। हमें टोटल सेल प्राइस निकालने के लिए कह रहा है। देखो हमें एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस दिया हुआ है, ऐसे समझो हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, मान लो 5 प्रोडक्ट है हमारे पास, और एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस है जैसे 2 रुपीज। एक प्रोडक्ट को हम 2 रुपीज का बेचते हैं, तो 5 प्रोडक्ट को कितने का बेचेंगे? 5 इंटू में 2 रुपीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 रुपीज। तो यही चीज हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। एक प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट दी हुई है, जैसे एक्स जो प्रोडक्ट है ना वो 2.5 रुपीज का बेचता है, वो जो वाई प्रोडक्ट है वो 1.5 रुपीज का बेचता है, 1.5 रुपए का, एंड जो जेड प्रोडक्ट है वो 1 रुपीज का बेचता है। देखो बोल रहा है ना हमें यूनिट सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें दे रहा है, यूनिट सेल प्राइस। अब हमें कह रहे हैं कि टोटल बताओ, टोटल सेल प्राइस क्या होगा? टोटल हम कैसे निकालते हैं? जितने हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको एक प्रोडक्ट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? 2 रुपीज, उसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस हल्का सा डिफरेंस क्या है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स करना है हमें। तो यूजिंग मैट्रिक्स हमने ऐसे कितनी बार क्वेश्चन किए तो हैं। हमें देखो प्रोडक्ट, मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्ट इनटू में एक प्रोडक्ट का प्राइस, जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनटू में करेंगे एक प्रोडक्ट के प्राइस से, तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, मतलब टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। तो देखो हमारी 2 मैट्रिक्स बनेंगी, एक तो प्रोडक्ट की मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाई कराएंगे उसको जो हमारा यूनिट सेल प्राइस है इनसे, जो हमारा यूनिट सेल प्राइस था मैंने इसी से तो मल्टीप्लाई कराया था ना, तो यूनिट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कराएंगे, यूनिट सेल प्राइस। ये 2 मैट्रिक्स बनेंगी बस हमारी, एक ये वाली, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स में। ये क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। इसको ना इधर रख लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए मैं कर क्या रहा हूं। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको, अब सही है। देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट। मैट्रिक्स बनाओ प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई कराओ यूनिट सेल प्राइस से। प्रोडक्ट की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करानी है यूनिट सेल प्राइस से। प्रोडक्ट्स हमारे कौन से हैं? ये हैं सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारे मैट्रिक्स में ही तो बने हुए हैं, तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये मैट्रिक्स ही तो है हमारी प्रोडक्ट्स की, ये हमारी प्रोडक्ट्स की मैट्रिक्स है। इसको उठा के ऐसे का ऐसे सेम यहां पे लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? 10,000, 2,000, 18,000, देन 6,000, 20,000, 8,000। ये हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की मैट्रिक्स आ गई। प्रोडक्ट्स कह लो या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कह लो, बात एक ही है।
प्रोडक्ट की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किससे होगी, यूनिट सेल प्राइस से। यूनिट सेल प्राइस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल प्राइस आ जाएगा। यही चीज हमें निकालनी है क्वेश्चन में, टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल प्राइस, बात एक ही है। ये रेवेन्यू को पढ़ के ज्यादा घबराया मत करो। अब देखो हमें ये वाली मैट्रिक्स को भरना है, इसके अंदर यूनिट सेल प्राइस डालना है। अब बताओ मैं इसको ऐसे भरूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 2.5 रुपीज, 2.50 रुपीज, 1.50 रुपीज एंड लास्ट क्या है 1 रुपीज। मैं इसको ऐसे भरूं या मैं इसको ऐसे भरूं, बताओ। हल्का सा दिमाग लगाना बस, कुछ नहीं है इसमें। बताओ इसको ऐसे भरूं या इसको ऐसे भरूं। इट मीन्स मैं इसको रोज में भरूं या कॉलम्स में भरूं। हल्का सा दिमाग लगाओ बस। ये वाली मैट्रिक्स क्या है हमारी, 2 into 3 की मैट्रिक्स है। 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम्स है, यही है ना। तो 2 into 3 की मैट्रिक्स है। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स इज इक्वल टू होते हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज के। इट मीन्स यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 into में यहाँ पे कुछ आ जाएगा। इट मीन्स हमारी 3 रोज बनेंगी। 3 रोज बनेंगी तो 3 रोज की तरह डाल दो इसको। 3 रोज बनेंगी ना तो 3 रोज की तरह डाल देंगे इसको। 2.5 रुपए को, 1.5 रुपए को और 1 रुपए को। 2.50 रुपीज, देन 1.50 रुपीज, देन 1 रुपीज, 1.00 रुपीज। ठीक है, 3 रोज बना दी मैंने। अब ऑब्वियसली ये 3 into 1 की मैट्रिक्स बन गई हमारी। ये मैंने मैट्रिक्स भर दी, बस अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, दिस मैट्रिक्स इनटू में दिस, ये हमारा आंसर। कुछ था बताओ इस क्वेश्चन में। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इस क्वेश्चन में बस। सेकंड पार्ट में पता क्या है, सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ऐसे ही हमारी ये वाली मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ था तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आया ये, टोटल सेलिंग प्राइस। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एक प्रोडक्ट का, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ भी। अब मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा। 10,000 इंटू में 2.50 कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। देन प्लस 2,000 इंटू में 1.5 रुपए। 2,000 इंटू में 1.5 तो यार 3,000 होगा ना। 5,000 लिख रहा हूं मैंने, 2,000 इंटू में 2.5 करा दिया था, 2.5 करा दिया था गलती से। 2,000 इंटू 1.5 रुपीज कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज। देन 18,000 इंटू में 1 रुपीज, ये हमारा 18,000 ही आ जाएगा। दैट्स इट। पहली रो को मैंने कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा। 6,000 इंटू में 2.5 कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 20,000 इंटू में 1.5 कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 8,000 इंटू में 1 8,000 हो जाएगा। बस इसको प्लस करा दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 25, 3 और 18,000 है ये। 25, 3, 18 46 हो गए, 46,000 रुपीज। देन इसको ऐड करा दो, 15,000 एंड 8,000 23,000, 23,000 एंड 30,000 कितना हो जाएगा, 53,000 इज इक्वल्स टू, बस हमारा ये आंसर। हम ये तो कहते हैं फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मार्केट 1 का हमारा 46,000 रेवेन्यू है, मार्केट 1 का, और मार्केट 2 का कितना रेवेन्यू है, 53,000। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। कुछ था बताओ इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी ऐसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, यूनिट कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, यूनिट सेल प्राइस। अब इसमें कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, तो सेम टू सेम हम कर देंगे। हमें कह रहे हैं यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, मतलब XYZ की कमोडिटीज, मतलब हमें XYZ की बात कर रहा है, XYZ की। अब देखो हमें कह रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इस पे बाद में आते हैं, अभी हमें यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा है ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं।
जब हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, जैसे हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वाली मैट्रिक्स में से कॉस्ट प्राइस वाली मैट्रिक्स माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। सही है, ये चीज करनी है बस। अब हमें कह रहे हैं यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज। हमारी प्रोडक्ट कौन से हैं? ये इन सारे प्रोडक्ट को डाल दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करा देंगे उनकी यूनिट कॉस्ट से, यूनिट कॉस्ट प्राइस से। तो करा देते हैं 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। इसको मल्टीप्लाई कराना है यूनिट कॉस्ट से, तो कॉस्ट यहाँ पे डाल देंगे 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे दिया हुआ है यहाँ पे। हमारा पूरा क्वेश्चन रुपीज में चल रहा है ना, तो यहाँ पे पैसे देके हमारा क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैसे मत लिख देना, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब पूरा क्वेश्चन रुपीज में चल रहा है तो इसको भी रुपीज में करेंगे हम। ठीक है, इसको रुपीज में कैसे कर देंगे? ऐसे लिख दो 0.50 रुपीज, ये हमारा 50 पैसे हो गया। बस इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू में 2 20,000, 2,000 इंटू में 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू में हाफ 9,000। हाफ ये 0.5 हाफ होता है ना, तो मैंने 18,000 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे करके, तो 9,000 आ गया मेरा। 0.5 का मतलब हाफ होता है, सबको पता है। देन 6,000 इंटू में 2 12,000, 20,000 इंटू में 1 20,000, देन प्लस 8,000 इंटू में हाफ कितना हो जाएगा? 4,000। बस अब इनको प्लस करो, हमारा आंसर आ चुका है 20,000 प्लस 9,000 29,000 और 31 हो जाएगा, ये 31,000। देन ये कितना हो जाएगा? 12,000 प्लस 20,000 32 हो गया, 32,000 प्लस 4,000 36,000। ये हमारा आंसर मार्केट वन का सेलिंग प्राइस, मार्केट वन का कॉस्ट प्राइस है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट वन का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? मार्केट वन का कॉस्ट प्राइस हुआ 31,000, मार्केट टू का कितना हुआ? 36,000। दैट्स इट, हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहे हैं ना क्वेश्चन में। प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस को। हमेशा हमारा प्रॉफिट ऐसे ही निकलता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता ना वो याद कर लो। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो देखो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स को, हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स क्या आई थी हमारी? 46,000 एंड 53,000, यही आई थी ना, एक बार पीछे देख लेना। देन टोटल कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स है 31,000 36,000, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 46,000 माइनस 31,000 15,000 आ गया। 53,000 माइनस 36,000 कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ये 17,000। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? मार्केट वन को प्रॉफिट हुआ, मार्केट वन का प्रॉफिट है 15,000, मार्केट टू का प्रॉफिट है 17,000। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स x फाइंड करनी है बस। ये क्वेश्चन गाइस सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे टिका हुआ है। जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, वो तो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर देगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं किस बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी मैं किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराता हूं, जब भी मैं किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराता हूं, तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स इक्वल होते हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 2/3 की मैट्रिक्स, जैसे इसका मैं ऑर्डर लिखता हूं 2/3 का, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 3 इंटू में यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं, 3 इंटू में 5 लिख देता हूं। जैसे मेरा कहने का मतलब है पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स
और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज इक्वल होती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सेम होते हैं। और एक और बेसिक कंसेप्ट क्या है, जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आता है, जो भी हमारी फाइनल मैट्रिक्स आती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, दिस इंटू में दिस। इट मीन्स 2 इंटू में 5, ये ऑर्डर होता है हमारा। इसका ऑर्डर ये हो जाएगा जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स होगी। जैसे मान लो हमारी कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू में 7 की, इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं 7 इंटू में 10 वाली मैट्रिक्स से, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी हमारी फाइनल मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इंटू में दिस, 3 इंटू में 10, ये ऑर्डर होगा इसका 3/10। और ये चीज हमेशा सेम होती है, पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स, दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज, ये सेम होते हैं। और जो हमारा आंसर आता है वो बचा कुचा पार्ट आता है। जैसे देखो ये चीज तो हमारी सेम होगी, बचा क्या, ये और ये, आंसर क्या आएगा हमारा 3/10। अब इस बेसिक कंसेप्ट का यूज हम यहां पे करेंगे। देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है एक्स। एक्स जैसे मान लो एक्स कोई हमारी ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाली मैट्रिक्स एक्स मैंने मल्टीप्लाई करानी है 1 2 3 4 5 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करानी है ना। और हमारा आंसर आ रहा है ये -7 -8 -9 2 4 6, ये आंसर आ रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो मेरी मैट्रिक्स है एक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा। जो ये मेरी मैट्रिक्स है एक्स, इसका ऑर्डर बताओ मेरे को क्या होगा। यहां पे मैं क्या लिखूं इसका, जैसे देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 2/3 इन दोनों का ऑर्डर हो गया। अब बताओ मैं इसका ऑर्डर क्या लिखूं। देखो ऐसे समझो मैंने यहां पे लिखना है बॉक्स बाय बॉक्स, मतलब मुझे इन बॉक्स को भरना है। बताओ मैं यहाँ पे क्या ऑर्डर लिखूं। मैंने आपको बताया पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज इक्वल होती हैं। इट मींस ये चीज और ये चीज इक्वल होती है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमारा 2 ही तो आएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे भी हमारा 5 आ जाता। तो ये चीज तो आ गई हमारी, मतलब इस वाली मैट्रिक्स के हमारे कॉलम्स आ गए, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये चीज निकालनी है। अब दोबारा बेसिक कंसेप्ट का यूज करो। मैंने आपको बताया जो भी हमारा फाइनल आंसर होता है वो किससे आता है, इस पार्ट से और इस पार्ट से। जो भी हमारा बचा कुचा पार्ट होता है, इट मींस हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दिस बाय दिस। 2/3 हमारा आंसर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तभी तो हमारा यहाँ पे 2/3 आ रहा है फाइनल आंसर। इट मींस जो हमारी मैट्रिक्स एक्स है उसका हमें ऑर्डर पता लग गया। एक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। इतना तो सबको समझ आ गया ना। 2/2 का मतलब है जो हमारी मैट्रिक्स है एक्स, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। कुछ भी मान लो, जैसे ABCD मान लो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। अब मुझे इन ABCD की वैल्यू निकालनी है बस। मुझे क्वेश्चन में यही तो कह रहे हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। जैसी मेरी ABCD की वैल्यू आ गई उसको मैं डाल दूंगा इसके अंदर। जैसे मान लो ABCD की वैल्यू 1 2 3 4 आई, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 आ गया। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, ऐसे लिख दूंगा मैं। ABCD की वैल्यू निकालनी है बस अब मुझे। तो देखो करते हैं, एक्स क्या है हमारा, ABCD, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। ABCD को मल्टीप्लाई कराओ इस वाली मैट्रिक्स के साथ, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, हमारा आंसर ये आ रहा है -7 -8 -9। बस यहां से अब ABCD की वैल्यू निकालनी है हमें, कुछ नहीं करना। अब इस वाली मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा, रो इंटू में कॉलम्स कराओ। दूसरा पेन ले लेता हूं, रो इंटू में कॉलम्स कराओ। A + 4B सॉरी, A + 4B, 2A + 5B, देन 3A + 6B, देन नेक्स्ट वाली रो पे आ जाओ।
c plus 4d, then 2c plus 5d, then 3c plus 6d इज इक्वल टू क्या है, ये वाली मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो कर दो बस इसको सॉल्व। a plus 4b इज इक्वल टू -7 है, जैसे 2a plus 5b इज इक्वल टू -8 है। अब यहां से ABCD की वैल्यू निकाल दो, सब कर सकते हो आप। 2a plus 5b इज इक्वल टू -8 है, देन 3a plus 6b इज इक्वल टू -9 है, -9, देन c plus 4d क्या है, 2 है, 2c plus 5d 4 है, 3c plus 6d 6 है। अब इन इक्वेशंस का यूज करो एंड ABCD की वैल्यू निकाल दो। देखो मैंने देखा कैसे निकाल सकता हूं, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है ना। मैंने आपको बताया था हमेशा सेम वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व होती है एलिमिनेशन मेथड से। देखो इसके वेरिएबल सेम है, इसका वेरिएबल a है और b है, इसका भी a एंड b है, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी एलिमिनेशन मेथड से। कर देते हैं, a plus 4b इज इक्वल टू -7 है, देन 2a plus 5b इज इक्वल टू -8 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन से, फिर 2a से 2a काट दूंगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, देन ये 8 हो जाएगा, देन ये 14 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, साइन बदल जाएंगे इनके, कट गया ये, बचेगा क्या, 8b - 5b 3b, देन ये कितना बचेगा, -14 प्लस का 8 माइनस का 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2। b की वैल्यू आ गई हमारी। अब इस b की वैल्यू को चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ, क्या आ जाएगा, a plus 4 इंटू में b की जगह -2 डाल दो इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 प्लस 8, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। a एंड b की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली c एंड d की निकालते हैं। c एंड d की वैल्यू को निकालने के लिए c एंड d वाली इक्वेशन ले लो, जैसे एक ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, एक ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब चाहे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ले लेते तो भी सेम ही आंसर आता। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होती है ना, तो मैं ये वाली और ये वाली ले रहा हूं। आप ये वाली और ये वाली लेके भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। देखो c plus 4d इज इक्वल टू 2 है, 2c plus 5d इज इक्वल टू 4 है। अब देखो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, फिर 2c से 2c काट दूंगा, 2c, देन ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8d - 5d 3d इज इक्वल टू 4 - 4 0 हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो और चाहे इसमें भी डाल दो, तो भी सेम ही आंसर आएगा, किसी में भी डाल सकते हो। मैंने इसमें डाल दिया, c plus 4d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू क्या है 0, तो c plus 0 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दैट्स इट, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी, c की भी आ गई, d की भी आ गई। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आई, x इज इक्वल टू क्या था, ABCD था ना। अब इस ABCD की जगह वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। हमें मैट्रिक्स ये तो फाइंड करनी थी, फाइंड द मैट्रिक्स x, हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट AB इज इक्वल टू BA, देन प्रूव बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन का मतलब है मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है हमें, जो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में कंसेप्ट बताया था ना सारा, मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट में जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट बताया था सारा, वो यहाँ पे यूज होगा। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। अभी बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये भी प्रूव कर देंगे। कह रहा है ना, फर्दर प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, पहले हम इतना प्रूव करेंगे। अब गाइस मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो, मैंने आपको बताया था
मैट्रिसेस में कभी भी जैसे हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, तो कभी भी हमारा ए बी इज इक्वल टू नहीं होता बी ए के। कभी भी हमारा ये चीज इक्वल नहीं होती, ये मैंने आपको बताया हुआ। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, और ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल रेयर केस दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे। ऐसा 99.9% ऑफ टाइम्स नहीं होता, बहुत ही ज्यादा रेयर केस है ये। तो करते हैं, देखो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है, और अब हमें सबसे पहले प्रूव क्या करना है ये लिख लेते हैं। टू प्रूव ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n a। अभी बस इतना क्वेश्चन कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो करते हैं स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है हमारा? कहता है जो भी आपको प्रूव करना है ना, उसको पी एन लेट कर लो। लेट पी एन इज सच दैट, ये इज सच दैट का साइन होता है, पी एन इज सच दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ये हमें प्रूव करनी है, तो इसको हमने पी एन लेट कर लिया। तो पहला स्टेप क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का? पहला स्टेप है हमें प्रूव करना होता है, प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हमें ये जो हमारा पी एन है इसको प्रूव करना है एन इज इक्वल टू 1 पे कि ये ट्रू है। तो एन की वैल्यू हम एलएचएस में भी डाल देंगे, एन की वैल्यू हम आरएचएस में भी डाल देंगे, तो दोनों को इक्वल प्रूव करा देंगे। तो डालते हैं ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब बताओ ए बी इज इक्वल टू बी ए है हमारा? हमें क्वेश्चन में गिवन दिया तो है, गिवन है ये चीज हमारी। तुम्हारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो तो क्या? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू बी है, हमारा एल एच एस क्या आ रहा है ए बी, आर एच एस क्या आ रहा है बी ए, तो दोनों इक्वल हो गए। यहां पे लिखेंगे गिवन, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ये गिवन है। जिसको भी ये कंसेप्ट नहीं पता ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो क्वेश्चन फर्स्ट देख लो, मैंने पूरे अच्छे से समझाया हुआ है पीएमआई का कंसेप्ट। तो यहां पे लिखेंगे हेंस पी एन इज ट्रू एट एन इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, लेट करते थे कि हमारा पी के ट्रू है, लेट पी के बी ट्रू। एन की जगह यहां पे के डाल दो। हमने इस चीज को लेट किया है कि पी के बी ट्रू है, अब सारी जगह एन की जगह के डाल दो। ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के ए, ये हमने लेट किया है कि ये ट्रू है। यहाँ पे ये चीज भी लिख दो, पी के इज सच दैट। इस चीज को वैसे ना लिखो तो भी चल जाएगा और लिख दो तो भी चल जाएगा, बात एक ही होती है। ज्यादा अच्छा रहता है कि लिख के चलो, ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए मैं हमेशा लिख के ही चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एन की जगह के डाला है, तो यहाँ पे भी एन की जगह सारी जगह के डाल दिया। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं यूजिंग दिस। हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर दिस थिंग इज ट्रू। मतलब हम प्रूव करते हैं कि हमारा पी के प्लस 1 ट्रू है, इट मीन्स हमारा ये चीज ट्रू है। एन की जगह के प्लस 1 डाल दो सारी जगह, हमें ये चीज प्रूव करनी होती है। ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 ए। दिस थिंग हमें प्रूव करनी है कि हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, यूजिंग दिस जो हमने लेट किया। ओके, कर देंगे। सबसे पहले एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में हमारा क्या है, ए बी की पावर के प्लस 1। अब आप बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी की पावर के
इनटू में b की पावर 1। देखो ना, जैसे मेरा है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5, तो हमारे बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8, हमारा आंसर। तो यही चीज का मैंने यहाँ पे यूज किया है, बस उल्टा यूज किया है। b की पावर k प्लस 1 था, b की पावर k प्लस 1 था, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, b की पावर k इंटू में b की पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? दोबारा यही आ जाएगा, b की पावर k प्लस 1। बात एक ही है। इस चीज को मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको तोड़ के लिखा इसलिए है क्योंकि मुझे इस चीज की वैल्यू पता है ना। देखो जो मैंने लेट किया है, ए बी की पावर के की वैल्यू मुझे पता है, बी की पावर के ए, तो यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल दो इक्वेशन, जैसे फर्स्ट मान लेते हैं इसको, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तुम्हारा क्या आ गया? इज इक्वल टू, इसकी जगह अब मैं ये डाल रहा हूं, बी की पावर के ए एंड बी, इतना मेरा आ गया। यहां पे लिख देना यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मुझे लाना क्या है? b की पावर k प्लस 1 a लाना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर हमें ये RHS लाना है ना, कई बच्चे करेंगे b की पावर k इंटू में b करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में a हमारा ऐसे कैसी। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, जो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, ये देखो असली में हमारा है क्या, ये b हमारी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है a एंड b मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है, ये भी हमारी मैट्रिक्स है, और ये भी हमारी मैट्रिक्स है। ये तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। आपने कभी भी एक भी बार मेरे को ऐसा देखा है कि इस वाली मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए? एक बार भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब एक साथ जो एक साथ मैट्रिक्स होती है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे देखो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका और इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, पर इसका और इसका कभी भी नहीं होगा। तो इट मींस हम इसका और इसका ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। अब हमें और कुछ सोचना है। और कुछ मैं क्या सोचूं? मैंने सोचा b की पावर के ए बी है, इस ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूं। क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ए बी मेरा इज इक्वल टू है बी ए के, गिवन तो है क्वेश्चन में, तो मैं इस ए बी को बी ए के इक्वल लिख देता हूं ऐसे करके, b की पावर के बी ए। अब मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? b की पावर k प्लस 1 इंटू में a। यही मुझे RHS में लाना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS मेरा आ गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS मेरा आ गया। तो यहां पे लिखेंगे हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू। यही हमें प्रूव करना था थर्ड स्टेप में। जैसे ही हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, इट मींस जैसे ही हमारा थर्ड स्टेप प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS है, वैसे ही हमारा जो हमें प्रूव करना होता है ना, वो आ जाता है। लास्ट लाइन में लिखेंगे हेंस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, हेंस प्रूव्ड। यहां पे लिख देना हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी एन ए। ये हमारा आंसर, दैट्स इट। अब हमारा इतना क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया यहां तक। देन हमें आगे क्या कह रहे थे? फर्दर प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। अब हमें ये चीज प्रूव करने के लिए भी कह रहे हैं कि ये इज इक्वल टू ये है। अब इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर देंगे, ये भी बहुत ईजी है, तो कर देते हैं। दिक्कत किस बात की? यहां पे लिखते हैं टू प्रूव। अब हमारा टू प्रूव क्या है? ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन। ये चीज लिख देता हूं, ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। अब मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो बाय यूजिंग PMI कर देंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले इसको Pn लेट कर लो, लेट Pn इज सच दैट ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n।
देन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, प्रूव करो पी एन इज ट्रू एट एन इज इक्वल टू 1 या फॉर एन इज इक्वल टू 1, लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो। देन एन की जगह 1 डालो LHS में भी एंड RHS में भी, क्या आ जाएगा, ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू A1B1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, LHS में हमारा ए बी आ गया, RHS में भी हमारा ए बी आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए हमारे। हेंस पी एन इज ट्रू एट एन इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप तो हमारा प्रूव हो गया। देन सेकंड स्टेप क्या कहता है PMI का, हम लेट करते हैं कि हमारा PK ट्रू है, लेट PK बी ट्रू। अब इस n की जगह मैंने k डाला ना, इसको मैंने PK कहा है, तो यहां पे भी सारे n की जगह k डाल दो, इस चीज को मैंने लेट किया। PK इज सच दैट ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k बी की पावर k, ये चीज मैंने लेट कर ली। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू एट, ये एट वेट रहने दो, एट वेट, प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें PK प्लस 1 प्रूव करना है कि ट्रू है, यूजिंग दिस, इसका यूज करते हैं हम हमेशा, जो सेकंड स्टेप होता है ना, सेकंड स्टेप का यूज करते हैं। देन कर दो, यहां पे n की जगह k प्लस 1 डालो, सबसे पहले डालते हैं PK प्लस 1, यहां पे n की जगह k प्लस 1 डाल रहा हूं बस मैं, तो यहां पे भी सारी n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर k प्लस 1। बस मुझे इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है, जैसे ही ये चीज इसके इक्वल प्रूव होगी तो हेंस कहूंगा, हेंस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, करते हैं प्रूव। देखो LHS लेते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं और उसको RHS बना देंगे। हमेशा LHS लेके चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, फिर उसको हम RHS बना देते हैं। अब ए बी की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैंने LHS लिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी की पावर k इंटू में ए बी, ये चीज लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बताओ। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, देखो ना, ए बी की पावर क्या हो जाएगा, ये बेसिस सेम है, ये देखो हमारा ए बी बेस है, इधर भी ए बी बेस है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे पावर क्या है k, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1, दोबारा यही तो आ गया देखो। तो हम ऐसे इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। मैं स्प्लिट इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ए बी की पावर k की ये वैल्यू पता होती है ना, इसलिए मैं स्प्लिट कर देता हूं इस चीज को हमेशा। अब यहां से ए बी की पावर k, जो ये है मेरी वैल्यू, इसको यहाँ पे डाल दूंगा, क्या आ जाएगा, ए बी की पावर k की जगह ये वाली वैल्यू डाल रहा हूं, ए की पावर k बी की पावर k, ये चीज डाल दी और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, जैसे इस वाली को नाम दे दो फर्स्ट, नाम दे दो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, देन ए बी की जगह ये ए बी ऐसे कैसे रह जाएगा, सही है कि नहीं है। देन अब मैंने देखा मुझे प्रूव क्या कराना है, ए की पावर k प्लस 1 और बी की पावर k प्लस 1। अब मैं ऐसे तो मल्टीप्लाई करा नहीं सकता, मैंने आपको बताया कि इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूं, ए की पावर k इंटू में ए की पावर k प्लस 1 आ जाएगा। कई बच्चे करेंगे ऐसे, पर ऐसे नहीं कराना कभी भी, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। मैट्रिक्स में एक साथ वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमेशा ऐसे होता है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में। तो देखो अब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करा सकता, इट मीन्स मेरा ए की पावर k प्लस 1 नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं बी की पावर k इंटू में बी का भी मल्टीप्लाई नहीं करा सकता, क्योंकि ये भी एक साथ नहीं है हमारे, तो मेरा बी की पावर k प्लस 1 भी नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा, मुझे क्वेश्चन में गिवन आया कि ए बी इज इक्वल टू बी है, गिवन तो है क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू बी है, तो उस चीज का यहाँ पे यूज करते हैं ना, कर दो, ए की पावर k बी की पावर k, ए बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, बी ए। अब देखो बी की पावर k और बी मेरा एक साथ हो गया, अब इसको एक साथ हो गया तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और यहां पे लिख देना यूजिंग ए बी इज इक्वल टू बी ए।
क्या आ गया देखो, a की पावर k एंड b की पावर k+1, और a हमारा अभी ऐसे का ऐसी। सही है कि नहीं है? इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया। अब देखो, अब मैंने कहा मुझे a की पावर k इंटू में a ये मल्टीप्लाई कराना है, तभी मेरा a की पावर k+1 आएगा, पर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करा नहीं सकता। फिर मैंने देखा और कुछ देखता हूँ, कुछ ना कुछ मेरा बना हो ऊपर क्वेश्चन में। फिर मैंने देखा जो मैंने अभी प्रूव कराया था, ये चीज देखो, ये देखो मैंने क्या प्रूव कराया था, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। मतलब मेरा b की पावर k+1a, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ये मैंने अभी प्रूव तो कराई है देखो यहाँ पे। तो मैं इस चीज की जगह b की पावर, देखो ये है ना हमारा b की पावर k+1a, इसकी जगह मैं ये चीज नहीं लिख सकता। मैंने अभी प्रूव कराई है कि मेरा LHS इज इक्वल टू RHS है, तो मैं लिख देता हूं b की पावर k+1 इंटू में a, इसकी जगह लिख दूंगा a की पावर k, ऐसे कैसे उतार दिया, इसकी जगह ये लिख रहा हूं मैं a b की पावर k+1, a b की पावर k+1। अब मेरा इससे फायदा क्या हुआ, a की पावर k और a एक साथ आ गए ना ये हमारे। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, a की पावर k+1 एंड b की पावर k+1। तो हमारा प्रूव हो गया, हमें यही तो प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, a की पावर k+1 b की पावर k+1 आ गया हमारा, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो लास्ट लाइन में लिखेंगे हेंस pk+1 इज ट्रू, और उसके बाद लिखेंगे हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हमें जो प्रूव कराना है बस वो लिख दो। क्या प्रूव कराना था, a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म।